हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमिक में। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह डोडिया और मैं यहाँ आपके साथ बात करना हूँ एमपीपीएससी और पीईबी के लिए बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की, जिसका नाम है भूगोल। यस माय डियर फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की और आज ही हमारी छठी क्लास है। छठी क्लास है हमारी। इसके पहले 5 क्लासेस हो चुकी माय डियर फ्रेंड्स। सो तैयार हो जाइए अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। क्विकली आज की जो क्लास है उसकी लिंक आप शेयर कर दीजिए। मैं भी तुरंत शेयर कर देता हूं और बहुत ही जल्दी हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास है उसकी लिंक आप शेयर कर दीजिए। मैं भी तुरंत शेयर कर देता हूं और बहुत ही जल्दी हम आज की क्लास। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम 5 क्लासेस की डिलीवर कर चुके हैं। 5 क्लासेस हमारी हो चुकी है भूगोल पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं या फिर पीएबी की, कोई सी भी एग्ज़ाम हो। दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भूगोल की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पर जो बात करी है, हमारी जो क्लास स्टार्ट की थी हमने, आज का जो पहला हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या अलग अलग विवाद हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले फटाफट हम देख लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। साथियों, ये जो क्लास है दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी पे रोजाना शाम को 8 बजे लाइव रहती है। रोजाना शाम को 8 बजे ये क्लास लाइव रहती है। आपको डेली नोटिफिकेशन के क्लासेस के, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस के लिए आपको हमारा दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो क्लासेस के, लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिल जाए और आप सारी क्लासेस, डेली की जो लाइव क्लासेस है, आप टाइम पे अटेंड कर लो। तो बिना देरी किए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी किए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप नोट्स चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। ओके, तो फटाफट आ जाइए और फटाफट क्विकली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम 2-4 मिनट लेट हो चुके हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए किसी कारण से क्लास लेट हो गई थी। लेकिन आज की जो लाइव क्लास जो 8 बजे होनी चाहिए थी, हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो बिना देरी किए आ जाइए प्लीज। ओके, तो हम फटाफट बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या बात कर चुके हैं। मैंने अभी बताया आपको, ये हमारी भूगोल की सामान्य भूगोल की ज्योग्राफी सब्जेक्ट की छठी क्लास है। और यहाँ पे हमने बात करी थी, जो हमारा क्लास स्टार्ट किया था, हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और सबसे पहले हमने चर्चा करी है भारत के सामान्य परिचय की। भारत के सामान्य परिचय में हमने भारत का नाम, भारत का क्षेत्रफल, भारत की जनसंख्या, भारत की अवस्थिति, इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा करी थी। इसके बाद साथ ही हमने डिटेल में देखा था कि जो भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है वह किस तरह से कहाँ तक है, राइट। साथ ही हम ये भी बात कर रहे थे कि भारत की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन कौन से राज्य साझा करते हैं और कौन कौन से राष्ट्र जो है वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। इन टॉपिक्स की, इन चीज़ों की हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे भारत के अंतर्राष्ट्रीय देशों की। और हमने यहाँ पे चर्चा करी थी कि लगभग 7 ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं। जब भी हम सीमा की बात करते हैं साथियों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सीमा स्थलीय हो सकती है या फिर तटीय हो सकती है। तटीय या फिर उसका दूसरा नाम अगर हम कहें तो जलीय हो सकती है। देखिए, 7 देशों की हमने बात करी थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। इस तरह से 7 अलग अलग राष्ट्रों की हमने बात करी थी। ये 7 ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय के रूप में साझा कर रहे हैं। इसके बाद हमने ये भी चर्चा करी थी कि सबसे अधिकतम, इन सभी राष्ट्रों में सबसे अधिकतम सीमा बांग्लादेश शेयर करता है।
बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिकतम भारत के साथ शेयर की जा रही है, जो कि 4,696 किलोमीटर है। और सबसे कम की अगर बात करें तो यहाँ पर गई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान राष्ट्र जो भारत के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है वो सबसे कम है, जो कि 106 किलोमीटर है। ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। साथ ही हमने ये भी चर्चा करी थी, साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि जलीय सीमा की हमने बात करी थी। तो कुल मिला के 6 ऐसे राष्ट्र हैं जो जलीय सीमा साझा कर रहे हैं। जैसे कि अलग अलग हम क्षेत्रों की बात करेंगे, राष्ट्र की बात कर सकते हैं या फिर क्षेत्रों की बात कर सकते हैं। जैसे कि हम जब जलीय सीमा की बात करी तो हमने चैनल की बात करी थी कि चैनल क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी बात करी थी कि जल डमरू मध्य क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है। इन सब चीज़ों की हमने पिछली क्लास में विस्तार से चर्चा करी थी। और हमने ये भी बताया था कि म्यांमार और इंडिया के बीच में जो उत्तरी अंडमान निकोबार और म्यांमार का कोको द्वीप के बीच में जो है कोको चैनल के द्वारा एक जलीय सीमा तय की जाती है। इसके बाद इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में सुमात्रा द्वीप और हमारा ग्रेट निकोबार के बीच में ग्रेट चैनल के द्वारा जलीय सीमा तय की जाती है। तीसरी बात हमने करी थी मालदीव की। मालदीव जो है भारत के साथ 8 चैनल के थ्रू जुड़ा हुआ है। मालदीव और भारत के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 8 चैनल। फिर हमने बात करी थी श्रीलंका की और भारत की। तो यहाँ पर हमने बात करी थी जल डमरू मध्य की, पाक जल संधि की या फिर पाक जल डमरू मध्य की हमने बात करी थी। और अंत में हमने ये भी चर्चा करी थी कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो सर क्रीक नाम की जो जगह है वहाँ से हमने पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जलीय रेखा है वो सर क्रीक के नाम से जानी जाती है, ये हमने चर्चा करी थी। सो फटाफट जुड़ जाइए आज की हमारी लाइव क्लास के साथ, क्विकली अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आज की जो वीडियो क्लास है उसकी लिंक शेयर कर दीजिए। और आज का हम नई क्लास 6ठी क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक जो मैंने बात करी, जो हमने पढ़ा है उसको हल्का सा एक रिवीजन करके देखा है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा साथियों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अलग अलग विषयों के नोट्स चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम ग्रुप में हम क्या करते हैं, सभी महत्वपूर्ण विषयों के नोट्स वहां पे आपको प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आपको फिर पता होगा, कई बार मैं आपको बताता हूं कि जो दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी है लगातार कई वर्षों से अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कई विद्यार्थियों को गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन करवा रहे हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो अगला विषय है आज का, आपने क्लास में देख चुके होंगे ऑलरेडी। हम बात करने वाले हैं भारत व बांग्लादेश की। जी हाँ दोस्तों, हम बारी बारी से अलग अलग राष्ट्रों की बात करेंगे कि जैसे भारत और हम पाकिस्तान की बात करेंगे, भारत व चीन की बात करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि भारत व बांग्लादेश के बीच में अधिकतर कौन कौन से विवाद हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो अधिकतर चर्चा में रहते हैं और उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण, काफी रोचक जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, हम एक एक चीजें कवर करते जाएंगे। यह टॉपिक मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुका था, तो देखिए हम क्या क्या बात कर चुके थे। देखो, सबसे पहले तो आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। मैप में आपको क्लियर होगा कि जो हमारा बांग्लादेश है, अभी हमने बात करी थी कि बांग्लादेश ऐसा राष्ट्र है जो अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ साझा कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, ये है मैप आपका बांग्लादेश का ये मैप है, ये बांग्लादेश का मैप है। और इस बांग्लादेश को भारत के 5 राज्यों से जुड़े हुए हैं। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप मैप से, अगर आपकी मैप पे पकड़ है तो चीजें आपको याद नहीं रखनी होगी, चीजें रखने की जरूरत नहीं है। आप मैप, अगर आप मैप पे आपकी ग्रिप है तो आप देखिए यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। इसके साथ ही अगर पश्चिम बंगाल के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर छोटा सा पार्ट असम का है। मैं समझने के लिए नंबरिंग करता जाता हूं ताकि हमें याद रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं, किन किन राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश
जो है पश्चिम बंगाल के साथ। नंबर 1 पहला राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे असम, थोड़ा सा पार्ट है। नंबर 2 पे असम एक ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए मेघालय, मेघालय तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं। और नीचे जाते हैं तो मेघालय के बाद चौथे नंबर पर त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में भी हम रोचक बात करेंगे अभी, त्रिपुरा। और उसके बाद हम बात करते हैं तो मिजोरम। तो साथियों देखिएगा कुल मिला के 5 राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। 5 कौन कौन से राज्य हो गए? नंबर 1 सबसे पहले कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मैप पे पकड़ है, मैप पे पकड़ है तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात देखो, मैं यहाँ पर नक्शे से ये भी तय करके अपन देख सकते हैं कि देखिए आप पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरा, साथियों याद रखिएगा त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। 3 साइड से, 1 2 और 3, तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। और यह पश्चिम बंगाल के साथ अगर सीमा की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, जो असम है काफी छोटा सा क्षेत्र है उसका जो संपर्क में बांग्लादेश के, लेकिन मेघालय की अगर बात करें तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो तीसरे नंबर पर हम क्या बात कर सकते हैं? मेघालय की। और चौथे नंबर पर जो रहेगा, चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं मिजोरम। और इसके साथ ही सबसे कम सीमा जो है वो किसकी है? असम की। सबसे कम जो सीमा है असम की। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैप पे पकड़ बनाइए। मैप पे अगर पकड़ बनाएंगे तो ये सारी चीजें देखो, क्वेश्चन कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो सही जवाब क्या होगा? त्रिपुरा। ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि पश्चिम बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है, तो क्या आंसर होगा? 5 राज्य। कई प्रकार के अलग अलग फैक्ट बन रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, हमको ऐसे याद रखना होगा। ओके ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा किसकी सीमा साझा की जा रही है? तो पश्चिम बंगाल। सबसे कम असम। ठीक है। अगर मैप पे आपकी ग्रिप है तो ये चीजें आपको याद रहेगी। अभी हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे अलग अलग मुद्दे या फिर अलग अलग विवाद जो समय दर समय चर्चा में रहते हैं और एग्जाम्स में भी काफी कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर होगी, आपको चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश काफी उपजाऊ जमीन है। बांग्लादेश की जो जमीन देखो जो है मैदानी इलाका है और वहाँ के जो जमीन है, वहाँ की जो मिट्टी काफी उपजाऊ है। उसका भी कारण समझेंगे क्या कारण है। तो पहले हम मुद्दों की बात कर लेते हैं, किन किन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। ये मैं कल भी आपको बता चुका था। पिछली क्लास में हमने क्विक थोड़ा सा लुक दिया था, लुक देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले अवैध प्रवासन की, उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में सुंदरवन की, हम बात करेंगे तीस्ता नदी की, फरक्का बैराज की, उसके बाद हमें बात करना है तिपाई मुख बांध की, देन हम बात करेंगे 3 बीघा कॉरिडोर, अलग अलग ट्रेन कौन सी है बांग्लादेश और भारत के बीच में, और भूमि सीमा विवाद। ठीक है। देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं और कुछ चीजें हैं जो क्या है विवाद का केंद्र बनी हुई है। तो उनके हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। सो आइए बढ़ते हैं आगे। लेकिन पहले बताइए, यहां तक जो हमने देखा है, अभी तक जो बात करी, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए क्विकली। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, अपन डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपकी कमेंट यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ समय दर समय। रॉयल सोदान नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। कैलाश जी गुड इवनिंग। बुधे सिंह अवल गुड इवनिंग। अनिल ओहारे वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। अरविंद कुमार कुशवाहा गुड इवनिंग। दीपक देहरिया गुड इवनिंग। अरुण कोचले वेरी गुड इवनिंग। सो साथियों सभी को गुड इवनिंग। और आगे बढ़ते हैं, हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
आपको कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, हम समय दर समय इसको एक्सेस करेंगे और आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में अलग अलग मुद्दों की, विवाद की। ये जो 8 अलग अलग चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अवैध प्रवासन की। देखिए क्या होता है, अगर हमें किसी अन्य राष्ट्र में जाना होता है, किसी अन्य देश में जाना होगा, तो हमें वीजा लेके जाना होगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी अन्य राष्ट्र में और वीजा के लेके जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका वैध मूवमेंट होगा, लीगल मूवमेंट होगा। लेकिन बिना वीजा के अगर आप किसी अन्य राष्ट्र में जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अवैध प्रवासन कहलाएगा। चूंकि जो बांग्लादेश है लगभग अधिकतर भाग से भारत से घिरा हुआ है, और क्या हो रहा है कि बांग्लादेश की जो काफी जो नागरिक हैं वो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। अवैध रूप में भारत में प्रवेश करने से क्या हो रहा है, भारत पर जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। हमने पिछली क्लासेस में काफी डिटेल में बात करी थी कि जो भारत है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का, विश्व का दूसरे नंबर का देश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व का 7वें नंबर का देश है। पहले से ही काफी भारत की जनसंख्या ज्यादा है, और इस तरह से अगर मूवमेंट रहा तो भारत पर काफी दबाव रहेगा जनसंख्या का। तो अवैध प्रवासन जो है एक काफी मतलब बर्निंग मुद्दा है, इस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, अगली बात करें हम, नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा है वो है सुंदरवन। सुंदरवन क्या है, सुंदरवन के बारे में अगर बात करें कि अगर आपसे पूछा जाता है सुंदरवन क्या है, तो दो या तीन चीजें ऐसी हैं जो इसके बारे में काफी रोचक हैं और डिस्कस की जा सकती है, प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सुंदरवन क्या है, तो सुंदरवन जो है डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, सवाल ये पैदा होता है डेल्टा क्या है। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कोई भी नदी अपने उद्गम स्थल से आगे बढ़कर जब मैदानी इलाकों में आती है, समुद्र में गिरने से पहले मैदानी इलाकों में क्या होती है, छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं। और यह जो स्वरूप है यह डेल्टा स्वरूप है, और इसी स्वरूप के कारण ये हमें क्या कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको नक्शे के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अलग अलग छोटी छोटी धाराएं हैं, अलग अलग छोटी छोटी धाराएं हैं। होता क्या है यहाँ पर आप समझिएगा, भारत की जो गंगा नदी है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत की जो गंगा नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है इसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। भारत की जो गंगा नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। इसी तरह से एक और नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की जो है, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, लेकिन यही नदी बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। साथियों, ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। ये दोनों नदियां आगे जाके मिल जाती हैं, मिश्रित हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। और यही नदियां, ये दोनों नदियां या फिर एक जो इनकी मिश्रित नदी है, संयुक्त नदी है, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका क्या है, डेल्टा क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। साथियों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, अगर ऑप्शन में है गंगा और ब्रह्मपुत्र तो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र टिक करना है। यह भी हो सकता है कि इस ऑप्शन में आपको इन नदियों के बांग्लादेशी नाम मिले, मतलब कि अगर ऑप्शन में आपको पद्मा और जमुना भी आता है तो यह भी सही जवाब होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि जो गंगा नदी बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, आगे जाके संयुक्त नदी मतलब एक नदी में परिवर्तित हो जाती, मिल जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, मेघना। ये दोनों नदियां आगे जाके संयुक्त नदी का रूप ले लेती हैं, जिसका नाम क्या होता है, मेघना। तो अगर विकल्प में, अगर ऑप्शन में मेघना भी है तो वह हम क्लिक कर सकते हैं। अगर सवाल को घुमाने की कोशिश करें तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? जी,
शुभम पुवारे वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। इंद्रभान सिंह नमस्ते। बिल्कुल, हम सबका नाम लेते हैं, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्ते। रेगुलर क्लास अटेंड करिए। रेगुलर हमारी भूगोल की जो क्लास है शाम को 8 बजे डेली लाइव रहती है। आप यहाँ पर डेली क्लास अटेंड करना है आपको। वाल सिंह रावत हेलो गुड इवनिंग। बिंदु प्रजापति गुड इवनिंग। ऑफिसर शिखा वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी बने रहिए, ध्यान से देखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुंदरवन की। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नंबर 1 यहाँ। अच्छा, डेल्टा है मतलब क्या है कि वहाँ की जो जमीन है, वहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ है, इस कारण यहाँ पर जो जंगल है, सुंदरी वनस्पति मतलब मैंग्रोव वनस्पति जो है, मैंग्रोव जाति के पेड़ एक होता है मैंग्रोव, ये वनस्पति का प्रकार है या फिर प्रजाति है। तो ये जो मैंग्रोव वनस्पति है काफी मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है, इसी कारण से हम इसे सुंदरवन कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो वनस्पति है वो क्या है? सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष जो है काफी मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, और सुंदरी वृक्ष को हम मैंग्रोव पेड़ कहते हैं। और लगभग पूरे भारत का 60% जो मैंग्रोव पेड़्स है वो यहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव वन कहाँ पर है? बांग्लादेश में है, और इस क्षेत्र में है। तो साथियों, हमने अभी 2 चीजों की बात करी। पहली चीज तो ये बात करी कि सुंदरवन की अगर बात की जाती है, सुंदरवन की चर्चा की जाती है, तो क्या है? सुंदरवन डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनता है? तो गंगा से और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है। अगर इनके बांग्लादेशी नाम की बात करें तो पद्मा नदी और जमुना नदी की तरह बनता है। अगर हम संयुक्त नदी की बात करें तो संयुक्त नदी कौन सी है? मेघना नदी। मेघना नदी ही जो है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और क्लियर करना हो चाहिए हमें। एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, याद रखिएगा। जैसे कि ये एक नदी है, और इस नदी में अगर कोई दूसरी नदी आके मिल रही है, छोटी नदी कोई आके मिल रही है, तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इस मुख्य नदी की क्या कहलाएगी? सहायक नदी कहलाएगी। सहायक नदी, इन छोटी छोटी नदियों को हम मुख्य नदी की क्या कहते हैं? सहायक नदी। दूसरी चीज, अगर कोई मुख्य नदी छोटी छोटी नदियों में स्प्लिट हो जाती है, विभक्त हो जाती है, तो ये इनको हमने क्या कहा? सहायक नदी। और ये क्या कहलाएगी? आपकी वितरिका नदी, डिस्ट्रीब्यूटिव नदी। ठीक है, ये जो है सहायक नदी कहलाएगी। छोटी छोटी नदियां आकर मुख्य नदी में मिल जाती है तो क्या कहलाती है? सहायक नदियां। और ये जो है मुख्य नदी से अलग अलग छोटी नदियां अलग हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? वितरिका। और दो मुख्य नदियां मिलकर एक संयुक्त नदी या फिर एक सिंगल नदी बनाती है। 2 मुख्य नदी अलग अलग मिलकर एक नदी बनाती है, तो इस नदी को हम क्या कहेंगे? संयुक्त नदी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम यहाँ पर चीजों को और आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो सुंदरवन के बारे में काफी रोचक चीजें पूछी जाती हैं, काफी सारे सवाल बनते हैं यहाँ पे। पहला सवाल यही है कि जो है सुंदरवन जो है मैंग्रोव प्रजाति के पौधों का जंगल है, और पूरे भारत की 60% जो है मैंग्रोव पौधे हैं, मैंग्रोव पेड़ है, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो है ये आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। ठीक है, ये जो अपना क्षेत्र है, सुंदरवन वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है? आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। और दूसरी चीज जो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यह भारत की 27th रामसर भूमि है। अब सवाल पैदा होता है, सवाल यह आता है कि यह रामसर भूमि क्या होती है? देखिए क्या हो रहा है कि रामसर एक प्रकार का एक अभियान है जो कि विश्व के सभी जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, उनको संरक्षित करने के लिए पर्यावरण को एक चीज यहाँ पे देखी जाती है कि जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, जितनी भी वेटलैंड्स हैं, उनका कहीं ना कहीं पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में काफी योगदान है। तो 2 फरवरी 1971 को याद रखिएगा,
याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 को एक ईरान का शहर है, ईरानी शहर है रामसर। रामसर क्या है? रामसर एक शहर का नाम है ईरान के। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर में एक सभा आयोजित की गई और वहां पर यह तय किया गया कि विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, जितनी भी वेटलैंड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जितनी भी प्रमुख जो आर्द्र भूमियां हैं, प्रमुख की बात करेंगे, ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रमुख जो आर्द्र भूमियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको संरक्षित करने के लिए एक अभियान चला जाएगा। ठीक है, तो सुंदरवन जो है, सुंदरवन भारत का 27वीं रामसर भूमि है। मतलब कुल मिला के ये तय हो गया कि भारत में 27 रामसर भूमि है और भारत की सबसे बड़ी रामसर भूमि है, पहली चीज। ठीक है, इसके पहले कौन सी थी? केरल में कई, इसके पहले केरल की जो एक वेटलैंड है वो जानी जाती थी सबसे बड़ी रामसर भूमि के नाम पे। लेकिन अब अगर हम सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड है और 27 भी है। अच्छा, चूंकि यह जो तय हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, तो एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और उसको हम रामसर दिवस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी चीज, अभी जैसे हमने बात करी भारत का सबसे बड़ा जो है वेटलैंड है। तीसरी चीज मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, अभी मैंने बताया कि मैंग्रोव वनस्पति है। देखो सीधी सभी एक दूसरे से चीजें हैं, जुड़ी हुई हैं। पहली चीज तो ये क्या है? डेल्टा है तो जमीन उपजाऊ है तो यहाँ पर जो मैंग्रोव वनस्पति है काफी मात्रा में पाई जाती है। तो ये क्या हो गया? एक मैंग्रोव का जंगल हो गया, जो कि भारत का सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। लगभग 60% मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है, टोटल भारत की अवेलेबल मैंग्रोव वनस्पति की। इसके बाद मैंने नदियों की बात करी कि डेल्टा की हमने बात करी थी और नदियों की हमने चर्चा करी थी। कौन कौन सी नदियां हैं? तो मैंने बात करी कि गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में जाके पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जाके जमुना के नाम से जानी जाती है। और ये दोनों नदियां मिलकर एक संयुक्त नदी बनाती मेघना, और मेघना इन सब के द्वारा एक बड़ा डेल्टा बन रहा है जिसके नाम से। अब क्या हो रहा है? इसको संरक्षण के लेकर विवाद की अगर हम बात करें, हम विवादों की बात करें, तो इसके कंजर्वेशन को लेकर, इसके संरक्षण को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद बना रहता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यहां तक कोई सवाल हो तो बताइए। ठीक है, और इसके बाद ये जो आपकी मेघना है संयुक्त नदी, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज बताइए, यहां तक कोई भी आपको डाउट हो तो। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, वेरी गुड इवनिंग। शुभम पवारे, ऑफिसर शिक्षा करण अचाले, गुड इवनिंग। सत्येंद्र पीपल, मेरे सभी साथियों को प्रणाम और गुड इवनिंग। मैं आपको फिर से बता दूं, डेली हमारी क्लास रहती है, शाम को 8 बजे लाइव रहती है। आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए, बने रहिए। इससे क्या होगा कि आपको काफी सारा फायदा मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, आगे बढ़ने से पहले अभी हम तीसरे मुद्दे की बात कर रहे हैं। 2 मुद्दे की हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरा मुद्दा क्या है? तीस्ता नदी का। तीस्ता नदी भारत की एक नदी है। ठीक है, ये यहां पर देखिए आप, तीस्ता नदी जो उसका जो उद्गम स्थल है सिक्किम में कहीं पर है। सिक्किम में जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर जो है ये जेमू ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी मैप पे थोड़ी सी ग्रिप होगी तो कहानी आपकी कहीं नहीं अटकेगी। सिक्किम में आपका जो है ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, और यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और ये जो तीस्ता नदी है ये इस रास्ते से बांग्लादेश में इंटर करती है, और ये नदी आगे जाके जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उससे मिल जाती है। ठीक है, उसकी एक तरह से ये सहायक नदी है। अब इसमें क्या विवाद है? इसकी विवाद की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि तीस्ता नदी का जो पानी का जो शेयर है उसको लेकर भारत और बांग्लादेश में एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट क्या हुआ था कि जैसे हम बात करें कि ये जो तीस्ता नदी है, मैंने अभी बताया कि ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है, और
यह कह सकते हैं कि ये जो तीस्ता नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब इनके बीच में एक समझौता हुआ था, किनके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर एक समझौता हुआ था। ये कब हुआ था? 1983 में। इसके पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जल के वितरण को लेकर एक समझौता होता। समझौता ये हुआ था कि तीस्ता नदी के जो पानी है उसका 39% जो है वो भारत के पास रहेगा। तीस्ता नदी का जो कुल पानी है उसका 39% भारत के पास रहेगा और 36% जो है वो बांग्लादेश के पास रहेगा। बाकी जो 25% है वो नदी के पास रहेगा। नदी को भी पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो नदी सूख जाएगी। तो 25% जो वाटर है वो तीस्ता नदी में ही रहेगा और उसका 39% जो एक्सेस रहेगा वो भारत के पास रहेगा और 30% जो एक्सेस है वो बांग्लादेश के पास रहेगा। तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर ये रहता है, कभी कभी बांग्लादेश की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें ज्यादा पानी की जरूरत है, हमें कृषि के लिए जो पानी चाहिए वो ज्यादा की जरूरत है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर विवाद बना रहता है तीस्ता नदी को लेकर कि हमें जो पानी का शेयर है 36% कम मिल रहा है, इसको बढ़ाया जाए, इसको लेकर विवाद बना रहता है। आई थिंक चीजें क्लियर होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला जो विवाद है, नेक्स्ट जो विवाद है आपका, वो हम बात करेंगे फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, दो चीजें होती है साथियों, एक होता है डैम, बांध, एक शब्द होता है बांध जिसको हम डैम कहते हैं, और दूसरा जो शब्द मैं यहाँ पर अभी इस्तेमाल करने वाला जा रहा हूं, बैराज। तो बैराज साथियों क्या होता है? एक तरह का बांध ही होता है, लेकिन क्या करते हैं, जब हमें किसी नदी के पानी की दिशा परिवर्तित करनी हो, नदी को अगर डाइवर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, जो बांध बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहे, आप देखिए यहाँ पर मैप में, देखिए यहाँ पर देख के समझने की कोशिश करिए। देखिए ये आपकी गंगा नदी आए, ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी भारत से बांग्लादेश में जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, बहुत छोटे छोटे अक्षर में, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। ये जो गंगा नदी है भारत से बांग्लादेश में जा रही है और ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और भारत में ही इसकी एक क्या कह सकते हैं, वितरिका नदी है, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव नदी है, जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। हुगली जो नदी है कलकत्ता में जाती है। कलकत्ता में एक बंदरगाह है, ठीक है, कलकत्ता में बंदरगाह है जिसको हम पूर्व का लंदन भी कहते हैं। पूर्व का लंदन, अगर कभी सवाल पूछा जाए, देखो यहाँ से एक सवाल बनता है कि पूर्व का लंदन किसे कहा जाता है, तो कलकत्ता में जो बंदरगाह है यहाँ की हम बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर ये जो वितरिका नदी है हुगली, इसके पानी की मात्रा कम होती है, तो क्या होता है, बंदरगाह पे आकर थोड़ा अवसाद जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बंदरगाह के संचालन में समस्या पैदा होती है। तो हमने क्या किया है, भारत ने क्या किया है, यहाँ पर एक फरक्का बैराज का निर्माण किया है। फरक्का बैराज का निर्माण करके क्या किया है कि इस गंगा नदी का पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया हुगली नदी की तरफ। इससे क्या हो रहा है, हुगली नदी में पानी की पर्याप्त मात्रा हो रही है, जिससे कलकत्ता का जो बंदरगाह है वो प्रॉपर चले, उसका संचालन प्रॉपर हो। लेकिन इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से ये हो रहा है कि जो गंगा नदी का पानी, जो गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर पद्मा के नाम से जानी जाती है, हम क्या कर रहे हैं, उसका पूरा पानी ना उधर ना जाकर इधर आ रहा है, तो कहीं न कहीं बांग्लादेश में पानी की कमी हो रही है। तो इस चीज को लेकर भी विवाद बना रहता है। ठीक है, फरक्का एक जगह का नाम है या फिर इस बैराज का नाम है। और हमने ये क्यों बनाया है, ये हमने इसलिए बनाया है कि हमने क्या करा है, गंगा नदी के पानी को डाइवर्ट करा है आपका हुगली नदी में, क्योंकि हुगली नदी में अगर पानी की पर्याप्त मात्रा रहेगी तो कलकत्ता में जो बहुत बड़ा बंदरगाह है उसका संचालन प्रॉपर रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। और इस वजह से क्या हो रहा है, बांग्लादेश में जो पद्मा नदी है, गंगा नदी है, उसमें पानी की मात्रा कम हो रही है, तो इनको बांग्लादेश में कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है और इस वजह से विवाद बना रहता है। तो फरक्का बैराज भी अपने आप में एक बहुत ही चर्चा का विषय है, रोचक विषय है, और इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कब बनाया गया था इसकी बात कर लेते हैं। तो ये 1972 में बनाया गया था साथियों। फिगर्स आप थोड़े से याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो 1972 में बनाया गया था। कहां पे बना हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में।
1972 में बनाया गया था फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में, और साथ ही ये अभी मैंने बताया हुगली नदी पर बना हुआ है, हुगली नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब मैं जो चीजें रफ करने की कोशिश कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये हमारा चौथा मुद्दा हो गया फरक्का बैराज। अगला जो है मुद्दा, अगला जो विवाद है वो है आपका तिपाई मुख बांध। तिपाई मुख बांध साथियों, तिपाई मुख बांध की बात करते हैं तो एक और नदी होती है बराज नदी। बराज नदी मणिपुर से होते हुए बांग्लादेश में आ रही है, मणिपुर से होते हुए बांग्लादेश में आ रही है बराज नदी, बराक नदी माफ कीजिएगा, बराक नदी जो है मणिपुर से होते हुए बांग्लादेश में आ रही है। और यह नदी भी आगे जाके जो आपकी मेघना नदी है उसमें जाके मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बराक नदी है मेघना नदी की क्या है, सहायक नदी है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर कहीं तिपाई मुख बांध का निर्माण किया गया है। अब होता क्या है, अगर देखो अंतरराष्ट्रीय नदियां जो होती हैं दो अलग अलग देशों के बीच में बहती है, ठीक है, तो ये जितनी भी नदियां हैं सब अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। अगर किसी एक देश में उस नदी पर कोई बांध का निर्माण या फिर कुछ कर दिया जाता है तो उससे दूसरा देश भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर बराक नदी पर क्या किया गया है, बांध का निर्माण किया गया है, मणिपुर में है ये बांध का निर्माण किया गया, जिस बांध को हम क्या कहते हैं, तिपाई मुख बांध कहते हैं। और इसकी वजह से पानी की समस्या का बनी रहती है यहाँ पर बांग्लादेश में, और यह जाके कहीं न कहीं एक विवाद का रूप है और विवाद का रूप बना हुआ है, और ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा पांचवा मुद्दा। और इसकी मैं अगर बात करूं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल रही है, ब्रह्मपुत्र मतलब कि आगे जाके वही हम ब्रह्मपुत्र कहें या फिर संयुक्त रूप से मेघना नदी कहें, तो मोटा मोटा लगभग समान ही है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो प्लीज, यहां तक कोई भी समस्या हो जी। आर्द्र भूमि की हम बात कर रहे हैं, वेरी गुड, यही स्पिरिट बनाई रखिएगा, नो डाउट, वेरी गुड। आप देखिए आपकी प्रेजेंस मायने रखती है, अगर आप क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे। बराक नदी की हम बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। यहां तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज डिस्कस कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला जो मुद्दा है, अगला जो विवाद है उसकी हम बात करते हैं। छठे नंबर पर 3 बीघा कॉरिडोर। देखो मैंने साथियों शुरू में ही बताया था, कुछ चीजें हैं जो विवाद का रूप है, जिसमें कहीं कहीं विवाद की स्थिति बनी हुई है, और कुछ चीजें क्या है, मुद्दे हैं जो पॉजिटिवली है, पॉजिटिव कह सकते हैं। जैसे कि यह जो है मुद्दा नहीं है, इसको हम पॉजिटिव में कह सकते हैं, आई मीन विवाद नहीं है, एक प्रकार का मुद्दा है और काफी रोचक और महत्वपूर्ण है। और इससे एक दो कोई प्रश्न बनते हैं। यहाँ से देखिए आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप देखिए मैप में देखिए क्या है, देखिए कि ये जो है आपका बांग्लादेश है, और क्या हो रहा विभाजन के समय कुछ जो है आपके एनक्लेव की हम अगर बात करें, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र जो होते हैं, मतलब कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बांग्लादेश में हैं, ठीक है, लेकिन वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो भारत में हैं लेकिन बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इसी तरह से दो जगह हैं। कुछ बिहार की बात करूं, मतलब कुछ बिहार जिले में, पश्चिम बंगाल का एक कुछ बिहार जिला है, पश्चिम बंगाल की बात करें वहां पर एक कुछ बिहार जिला है, वहां पर दो जो जगह है, कौन कौन सी जगह है, दोहा ग्राम और अंगपोता, दोहा ग्राम और अंगपोता, ये दोनों जगह जो है बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आती है, बांग्लादेश राष्ट्र में आती है, लेकिन इनकी जो अवस्थिति है वो भारत के अंदर है, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मैं अगर बात कर रहा हूं इन दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये दोहा ग्राम और अंगपोता है, ठीक है, और ये जो भारत के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ये कहाँ की किसका हिस्सा है, बांग्लादेश का हिस्सा है। अगर बांग्लादेश के नागरिक को अगर यहाँ पे आना जाना करना होगा तो भारत के अंदर आना होगा, तो मतलब आपको वीजा की जरूरत लगेगी, वैध रूप से अगर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों जगह को जोड़ने के लिए एक रास्ता है, मतलब कि कॉरिडोर है, ठीक है। मान लीजिए ये भारत की जगह है और यहाँ पर कहीं आपका बांग्लादेश है, तो दोहा ग्राम और अंगपोता दो जगहों को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए कॉरिडोर है, जिसको हम क्या कहते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर,
3 बीघा कॉरिडोर काफी चर्चा का मुद्दा है। 3 बीघा कॉरिडोर जो क्या है, बांग्लादेश की जो जगह है दोहाग्राम और अंगपुत्ता को जोड़ता है। ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में, पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में। तो क्या हुआ साथियों, अब इसमें जो चर्चा का विषय है वो क्या है, इसमें ये चर्चा का विषय है कि 2011 में भारत ने ये जो क्षेत्र, ये जो अपना कॉरिडोर है, 3 बीघा जो कॉरिडोर है, भारत ने 99 साल के लिए बांग्लादेश को लीज में दे दिया है। देखिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है एक दोस्ती की। यह दर्शाता है कि भारत और बांग्लादेश में दोस्ती की क्या सीमा है। ठीक है, भारत ने क्या किया है, कहीं कहीं बांग्लादेश के वासियों को या फिर बांग्लादेश को समस्या आ रही थी, तो भारत ने क्या किया, जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो सन 2011 में बांग्लादेश को 99 साल के लिए लीज पे दे दिया है। तो काफी रोचक विषय है ये भी साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन की अगर बात करें, देखो साथियों जमीन से जुड़े हुए स्थल है न कोई इनमें। अगर हम बात करें भारत की और बांग्लादेश की, इनकी स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं कहीं नागरिकों के आवागमन की जो हम बात करें तो 2 ट्रेनें चलती हैं यहाँ पर। 2 ट्रेनें हैं, एक 2008 में जो स्टार्ट हुई थी सन 2008 में मैत्री ट्रेन, जो कि ढाका से लेकर, मतलब ये बांग्लादेश का जो राजधानी है यहाँ से लेकर कोलकाता तक चलती है, 2008 में स्टार्ट हुई थी। और दूसरी जो है बंधन ट्रेन जो है वो 2018 में स्टार्ट हुई थी। ये जो है आपकी कोलकाता से लेकर बांग्लादेश में एक जगह खुलना, तो कोलकाता से खुलना के बीच में चलती है। तो अगर ट्रेन का अगर पूछा जाए आपसे, अगर सवाल पूछा जाता है कि कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है साथियों कि बंधन एक्सप्रेस किन 2 राष्ट्रों के बीच में चलती है, बंधन एक्सप्रेस किन 2 राष्ट्रों के बीच में चलती है, तो सही जवाब क्या होगा, भारत व बांग्लादेश। कब से स्टार्ट हुई है? 2018 से। कहां से कहां चलती है? कोलकाता से खुलना के बीच में। अगर हम मैत्री ट्रेन की बात करें तो मैत्री ट्रेन आपकी ढाका से लेकर कोलकाता तक चलती है, 2008 से चल रही है। साथ ही एक और है 8वां मुद्दा जो हम चर्चा करना चाहते हैं, आठवां मुद्दा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। यहां तक 2008 में मैत्री ट्रेन, वेरी गुड ऑफिसर शिखा, बंटीपाल वेरी गुड इवनिंग, महावीर नरगेश, नो सर कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, यही स्पिरिट होना चाहिए साथियों। यही ऊर्जा अगर आपने बनाए रखी तो बहुत ही जल्द हम सकारात्मक परिणाम लाएंगे। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, फटाफट क्लास खत्म करते हैं। बस आखिरी टॉपिक हम डिस्कस करके आज की क्लास खत्म कर रहे हैं। ओके, लास्ट टॉपिक, लास्ट मुद्दा, भूमि सीमा विवाद। भूमि सीमा विवाद क्या है? भूमि सीमा विवाद क्या है? देखिए क्या हो रहा है, विभाजन के समय इंदिरा गांधी के समय की हम बात कर रहे हैं। क्या हो रहा था, जब विभाजन हुआ था तो वापस से वही चीज में जो अभी हमने डिस्कस करी थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप समझिएगा, ये जो है आपकी ये सीमा रेखा है जो कि क्या कर रही है, आपकी भारत और बांग्लादेश को अलग अलग भाग में विभक्त कर रही है। लेकिन क्या हो रहा है, आप देखिए ये बांग्लादेश का क्षेत्र है और ये आपका जो है ये भारत का क्षेत्र है। और इसमें क्या हो रहा है, ये जो मैंने ये जो कुछ क्षेत्र बताना चाह रहा हूँ, ये वाले कुछ छोटे छोटे कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, ये क्या है आपके भारत का क्षेत्र अधिकार में है, जो कि बांग्लादेश की भूमि पे आ रहे हैं। इसी तरह से ये कुछ ग्रीन जो यहाँ पे स्पॉट्स छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ये क्या है, बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन कहाँ पे आ रहे हैं, इनकी अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, भारत के अंदर है। ठीक है, हो क्या रहा है आप समझिएगा, मतलब अगर ये आपकी बॉर्डर है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये भारत, इधर भारत है और यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर बांग्लादेश है, तो कुछ छोटे छोटे आइलैंड नहीं कहेंगे हम, छोटे छोटे क्षेत्र कहेंगे। कुछ छोटे क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश के हैं, इंडिया की जगह में आ रहे हैं, और कुछ छोटे छोटे जो जगह हैं
जो बांग्लादेश में स्थित है लेकिन इंडिया के इसमें आ रहे हैं। ठीक है, लगभग लगभग 51 ऐसे क्षेत्र हैं, 51 ऐसे क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश के हैं लेकिन भारत की सीमा रेखा में आ रहे हैं, और लगभग लगभग 111 ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के हैं लेकिन बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र में आ रहे हैं। आप समझिएगा, अनुमान लगाइएगा कि आप किसी राष्ट्र के, मान लो कि आप भारत राष्ट्र के हैं नागरिक और आपकी जो लोकेशन है वो बांग्लादेश में है, तो उन नागरिकों पर क्या बीत रही होगी। तो इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए, इस समस्या का, इस विवाद का संशोधन करने के लिए क्या हुआ, देखो क्या होता है कि अगर किसी भी राष्ट्र की जो जगह है, भूमि है, किसी और राष्ट्र को सौंपी जा रही है, तो ये इतना आसान नहीं है। हमें क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, संविधान में संशोधन करना होगा। तो इस विवाद को सॉल्व करने के लिए, इस विवाद को मिटाने के लिए क्या निर्णय लिया गया कि भैया जो क्षेत्र आपके हैं, हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, वो हम रख लेते हैं, और जो हमारे क्षेत्र जो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं वो आप रख लीजिए। ठीक है, तो जब हम हमारी जमीन किसी को दे रहे हैं तो उसका हमें क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। तो यह 2015 में, एक्चुअली इसका स्टार्टिंग जो हुआ था वो 1975 में ही हो चुका था, इंदिरा गांधी के समय ही, लेकिन यह एक बड़ी प्रक्रिया होती है। संविधान में संशोधन होता है तो एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो ये 2015 में 100वां संशोधन हुआ था अपने संविधान में। देखो यहाँ से पॉलिटी का भी क्वेश्चन बनता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 100वां संशोधन क्या है भारत के संविधान का, तो हमें बताना होगा कि ये क्या है, भूमि सीमा विवाद को मिटाने के लिए संशोधन पेश किया गया था, जिसमें भारत के 111 जो क्षेत्र हैं वो बांग्लादेश को सौंपे गए थे, और बांग्लादेश के लगभग 51 जो क्षेत्र है वो भारत के पास रखे गए थे। ठीक है, तो यह जो विवाद है काफी लंबे समय से चला था, और अभी हाल ही में इसका सॉल्यूशन हुआ है। और अभी जैसे मैंने बताया 1975 नहीं, 1974 ही है। 1974 से इंदिरा गांधी के समय से ही, उस समय रहमान जी थे, इंदिरा गांधी और रहमान समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हम मुद्दा, और पॉजिटिव मुद्दा है। पॉजिटिव वे में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश की अगर हम मित्रता की बात करें, देखिए नागरिकों की सोचें, अगर हम व्यक्तियों की सोचें, तो उनके जीवन यापन पे इस चीज का काफी प्रभाव पड़ रहा था। तो यह कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन के तौर पर, बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल के रूप में सेट किया गया है कि मित्रता की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छा जीवंत उदाहरण है भारत और बांग्लादेश की मित्रता का। यहां तक कोई सवाल हो तो बताइए प्लीज, यहां तक कोई सवाल हो तो बताइए। ओके, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है साथियों। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम बात करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक होगा, हम बात करेंगे भारत और चीन की, कि इसी तरह के भारत जो और चीन जो है, इनके बीच में क्या क्या विवाद और क्या क्या मुद्दे हैं उनके हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप डेली क्लास अटेंड करिए। रोजाना शाम को 8 बजे लाइव क्लास रहती है, आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की या फिर पीईबी एग्जाम की, और आपको सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस के नोटिफिकेशन समय दर समय मिलते रहे। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।